नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पर्सनल फाइनेंस यानी व्यक्तिगत वित्त की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अक्सर फाइनेंस के नाम से ही घबराहट होने लगती है ना? लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। ये एक कदम दर कदम रोड मैप है, कोई जटिल बातें नहीं, बस एक ऐसी पक्की नींव बनाने का तरीका जो जीवन भर काम आए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक घर बनाने की तरह सोचिए। सबसे पहले 50-30-20 का ब्लूप्रिंट यानी फ्लोर प्लान, फिर हम एक मजबूत इमरजेंसी फंड की नींव रखेंगे। उसके बाद हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज का जो मलबा रास्ते में पड़ा है उसे हटाएंगे, फिर निवेश का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और अंत में रिटायरमेंट प्लानिंग की एक पक्की छत डालेंगे। तो चलिए पहले पिलर पर आते हैं, 50-30-20 का ब्लूप्रिंट, जहां हम कैश फ्लो को व्यवस्थित करेंगे। देखिए, बजट शब्द सुनते ही थोड़ा उबाऊ सा लगता है या यूं कहें कि डर लगता है, लेकिन असल में यह हमारे दिमाग में चल रही उन सभी हवाई वित्तीय चिंताओं को एक डायरी या कैलेंडर की तरह ठोस आकार दे देता है। ये कोई बंदिश नहीं है, बल्कि ये तो हमारे पैसों को एक दिशा देने का ऐसा टूल है जिससे एक जबरदस्त कंट्रोल महसूस होता है। अब ये 50-30-20 आखिर है क्या? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि जेब में 100 रुपए आए, तो उसका ठीक आधा यानी 50% हिस्सा सीधे जरूरतों पर जाना चाहिए, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल या राशन। 30% हिस्सा उन चीजों के लिए है जो हमारी इच्छाएं हैं, जैसे बाहर खाना या घूमना। और जो 20% बचा वो है हमारा असली हथियार, सीधे भविष्य की बचत में या फिर कर्ज चुकाने में। बस इतना ही आसान है। फ्लोर प्लान बन गया। अब आते हैं दूसरे कदम पर, आपातकालीन फंड यानी हमारे वित्तीय घर की सबसे अहम नींव। कई बार एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, लेकिन डेटा देखिए, केवल 19% लोगों के पास ही पूरी तरह से तैयार फंड होता है। 42% लोग तो अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ज्यादातर लोग अभी रास्ते में ही हैं। अगर शुरुआत धीमी लग रही है या फंड छोटा है तो कोई बात नहीं, अहम यह है कि हम उस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन पैसों को रखा कहां जाए। डेटा बताता है कि 40% मामलों में लोग इसे एक लिक्विड सेविंग अकाउंट में रखते हैं, और यही सही भी है। इमरजेंसी का मतलब ही है कि पैसे की तुरंत जरूरत पड़ना, चाहे वो मेडिकल खर्च हो या अचानक नौकरी जाना। तो पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां से उसे तुरंत निकाला जा सके, न कि किसी ऐसी जगह फंसा हो जहां उसे निकालने में कई दिन लग जाएं या पेनाल्टी देनी पड़े। यहाँ रिटर्न नहीं, बल्कि पैसे की तुरंत उपलब्धता मायने रखती है। वैसे इस फंड का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ अचानक आए बिल चुकाना नहीं है। 88% लोगों का मानना है कि ये उनके वित्तीय तनाव को एकदम कम कर देता है। सच कहूं तो ये एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक ढाल है। रातों की सुकून भरी नींद और मुश्किल समय में मन की शांति किसी भी ब्याज दर से कहीं ज्यादा कीमती है ना? नींव पक्की हो गई। अब आते हैं तीसरे कदम पर, यानी उच्च ब्याज वाले कर्ज का जो मलबा रास्ते में पड़ा है उसे हटाना और आगे का रास्ता साफ करना। कर्ज चुकाने के दो सबसे मशहूर तरीके हैं। एक है डेट एवलांच, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर सबसे पहले वार किया जाता है। अगर गणित की माने तो ये बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इससे लंबी अवधि में काफी पैसा बचता है। लेकिन दूसरा तरीका है डेट स्नोबॉल, जहां हम ब्याज दर को भूल जाते हैं और बस सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले खत्म करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह तरीका छोटी छोटी जीत दिलाकर हमें मानसिक रूप से मजबूत करता है और एक अच्छी आदत डालता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। भले ही एवलांच तरीके में गणितीय रूप से ज्यादा समझदारी लगे, लेकिन स्नोबॉल तरीका इसका एक जबरदस्त विकल्प है। दरअसल पर्सनल फाइनेंस सिर्फ शुद्ध गणित नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने व्यवहार और मनोविज्ञान से जुड़ा है। जब कोई देखता है कि उसका एक छोटा कर्ज पूरी तरह खत्म हो गया है, तो जो जीत का एहसास होता है ना, वो कमाल का है। यही एहसास हमें हार मानने से रोकता है और कर्ज चुकाने के रास्ते पर टिकाए रखता है। तो अब तक हमने डिफेंस खेला, पैसे बचाए, कर्ज हटाया, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, जो नकदी हमने बचाई है उसे महंगाई के दीमक से कैसे बचाया जाए? क्योंकि सिर्फ तिजोरी में पैसा रखने से काम नहीं चलेगा। यहीं से हम बचाव छोड़कर विकास यानी ऑफेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब चौथे कदम पर चलते हैं, निवेश की दुनिया। ये हमारी संपत्ति का असली आर्किटेक्चर है, जहां पैसा काम पर लगाया जाता है ताकि वो महंगाई को पछाड़ सके। निवेश की दुनिया का सबसे सीधा उसूल है रिस्क और रिटर्न का तराजू। स्टॉक्स में सबसे ज्यादा जोखिम है, लेकिन इतिहास गवाह है कि लंबी रेस में सबसे तगड़ा रिटर्न भी यही मिलता है। वहीं बॉन्ड्स थोड़ी स्थिरता देते हैं, लेकिन रिटर्न सामान्य रहता है। और नकद सबसे सुरक्षित तो लगता है, लेकिन इसमें रिटर्न इतना कम है कि महंगाई इसे अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इस संतुलन को समझना ही निवेश की पहली सीढ़ी है। तो फिर इस जोखिम को कैसे संभाला जाए? जरा एक सड़क किनारे खड़े व्यापारी की कल्पना कीजिए, जो छाते और धूप का चश्मा दोनों बेच रहा है। अब बारिश होगी तो छाते बिकेंगे और कड़कती धूप में चश्मे। उसने हर मौसम के हिसाब से अपनी कमाई पक्की कर ली, है ना समझदारी? निवेश की भाषा में इसे ही डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण कहते हैं, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। डाइवर्सिफिकेशन को अगर पोर्टफोलियो में देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। 60% हिस्सा इक्विटी यानी स्टॉक्स में, जो लंबी अवधि में तेज विकास करेगा। 30% फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड्स में, जो बाजार के गिरने पर स्थिरता देगा। और 10% सोने जैसी चीजों में, जो किसी भी बड़े आर्थिक संकट या बेतहाशा महंगाई के खिलाफ एक पक्के इंश्योरेंस की तरह काम करता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने रोड मैप के 5वें और आखिरी पड़ाव पर, रिटायरमेंट की योजना। ये उस वित्तीय घर की पक्की छत है। ये कोई रातों रात लखपति बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक लंबी अवधि का यानी लंबा खेल है।
रिटायरमेंट के लिए निवेश करते समय सरकारी योजनाओं और कर छूट का फायदा उठाना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। जैसे अमेरिका में आईआरएस की 2026 की नई लिमिट्स देखें, 401k के लिए $24,500 और आईआरए के लिए $7,500। ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़े नहीं है, ये टैक्स बचाने वाले ऐसे खाते हैं जो भविष्य में महंगाई के खिलाफ एक बहुत मजबूत शील्ड का काम करते हैं, क्योंकि इनमें पैसा बिना तुरंत टैक्स कटे तेजी से बढ़ता रहता है। निवेश का एक स्वर्ण नियम हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे पास कितना समय है वही तय करता है कि हम कितना जोखिम उठा सकते हैं। अगर रिटायरमेंट में अभी 20 या 30 साल बाकी हैं, तो बाजार के कुछ समय तक गिरने से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। असल में ये लंबा समय ही हमारे निवेश को आर्थिक चक्रों से उभारता है और कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज के असली जादू को अपना काम करने का पूरा मौका देता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का अंत एक ऐसे सवाल के साथ करते हैं जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की वित्तीय आदतें सक्रिय रूप से एक सुरक्षित भविष्य का रोड मैप बना रही हैं, या हम सिर्फ अपने बीते हुए कल के खर्चे और कर्जे ही चुका रहे हैं? इस एक सवाल का जवाब ही वित्तीय आजादी की ओर पहला असली कदम हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।